आपके नंबर पे भेज रही हूँ। ठीक है, मैडम ये भेज दो। मैम ये पेशेंट मुझे समझ नहीं आई कि ये मुझे तो वैसे पॉलिप लग रहा था कि ये पॉलिप का प्रोलैप्स है। हिस्ट्री उसने हम्म। सारी प्रोलैप्स वाली दी थी और ये इतना बड़ा पॉलिप था। मुझे इसका मैनेजमेंट बताएं जो मुझे लग रहा था। हेलो। हाँ जी। हाँ हाँ, बोलते रहो। मैडम जो मुझे लग रहा है मैनेजमेंट इसका लग रहा है वो ये है कि इसका हम ईयूए करके पॉलीपेक्टमी कर देंगे, लेकिन इतने बड़े पॉलिप को क्या हम हिस्टेरोस्कोपी कर ही निकाल सकते हैं? ये मेरा क्वेश्चन था, क्योंकि इसकी तो पिक्चर बिल्कुल। आप भेज दो। आई डेंट गेट द पिक्चर येट, सो बट अगर आप जो बता रहे हो, अगर जुबानी बता दो हमें एग्जामिनेशन, ताकि सबको पता चल जाए। थोड़ा सा एज बता दो हेलो पेशेंट की। जी मैडम मैम। मैं आपको बताती हूँ। एज जो है ना उसकी 28 ईयर्स थी। और हम्म। मैम पेशेंट की हिस्ट्री ये थी कि फ्रॉम द 3 ईयर्स शी हैज सम मैस कमिंग आउट ऑफ वजाइना। हम्म। इट इज एसोसिएटेड विद द constipation and with the constipation and illness. In the last week patient has urinary retention due to this mass, हम्म। and she has history एग्जामिनेशन irregular. पे क्या था? Madam, in examination पे 4 into 4 centimeter mass, soft in consistency and coming out. Ma'am, I could not differentiate it. It is either coming. हम्म। हेलो। सो पॉलिप है एक जो आप बता रहे हो, और पेशेंट ऑब्वियसली इफ इट इज दैट बिग सिम्टम्स तो जो भी है इट हैज टू बी रिमूव। अगर तो एग्जामिनेशन के ऊपर पॉलिप इज कमिंग आउट ऑफ द ऑस, फिर तो आप हिस्ट्रोस्कोपिकली आप जाके उसकी बेस Yes, देख ma'am. सकते हो। बट आप उसको, जैसे हम ग्रॉस रिमूवल ऑफ पॉलिप करते हैं, उसी तरह ही हो जाएगा। और उसके बाद आप हिस्ट्रोस्कोपिकली जाके बेस देख सकते हो कि कम्प्लीटली बेस रिमूव हो गई है या नहीं हुई। अदरवाइज आप सीजर से जाके उसे कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली इफ द पॉलिप इज प्रोट्रूडिंग आउट, और आप उसको चेस्ट स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स से पकड़ के रोटेट करके जेंटली उसे अगर रिमूव करो, तो वो बेस से भी रिमूव हो जाता है। However, if you cannot see a polyp coming out of the os during EUA, then you use a hysteroscope and cold scissors for the polypectomy. जी सारा, सारा मैम ने मेरा हैंड भी रेस। क्वेश्चन था। मैम मेरा एक चित्रा, क्वेश्चन है। मैम सॉरी। लास्ट टाइम जो है थायराइड के 3 सिनेरियो आए थे। उसमें एक सिनेरियो ये था कि थायराइड। प्राइमी अच्छा, ग्रेविडा है। प्राइमी ग्रेविडा प्रेजेंटेड एट 8 वीक्स ऑफ तो थायराइड पे प्रेगनेंसी। पूरी क्लास कर लेते हैं। आप प्रेजेंट कर देना। थायराइड ओके पे मैम, पूरी लेकिन क्लास मैम नहीं, मैं आधे सिर्फ घंटे एक की क्लास क्वेश्चन। कर लेंगे नेक्स्ट टाइम। सॉरी, सीएस सर्विक्स कर लेते हैं और थायराइड कर लेते हैं। राइट। ओके मैम। ओके मैम। ठीक है, तो तो विल कवर। मैम सिर्फ आप एक चीज मैंने सिनेरियो अपना पूछी है। मेरे साथ शेयर भी कर लेना, सो मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, ताकि आप ओके भी मैम। प्रिपेयर्ड आओ और हर कोई प्रिपेयर्ड आएगा। सो हम फर्स्ट हाफ में नूर का सिनेरियो कर लेंगे, सी सर्विक्स, और नेक्स्ट हाफ में हम थायराइड कर लेंगे। मेरा ख्याल है ओके अगर मैम। ताबिंदा ज्वाइन कर लो तो बता देना हमें। जी, आ गई है ताबिंदा आई थिंक। जी, ठीक है सिद्रा। मैम मैं आपको picture दे- नीला, आपका ना आवाज नहीं आ रही, कट रही है आवाज। कुछ सिग्नल्स का प्रॉब्लम है, आप चैट पे लिख के बता दो। ठीक है, सो वेयर इज ताबिंदा? ताबिंदा ने ज्वाइन तो आई थिंक किया है, आई कैन सी हर। हेलो। हेलो। जी, जिन्होंने हैंड रेस किया डॉक्टर, जी बताइए। डॉक्टर जी, अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वेलकम जी, बताइए कोई क्वेश्चन है? थैंक यू, ठीक ठाक, आप ठीक हो जी जी? मैम। मैम क्वेश्चन ये है कि इंटीरियर और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट प्रोलैप्स अगर इंडिविजुअली आ जाए एग्जाम में और इवन इन हम्म। रियल लाइफ, तो क्या हम उनको टीएच का मतलब वीएच का भी ऑप्शन अलोंग बाय साइड दे सकते हैं, क्या? या डिपेंड करता है कि कौन से एज में वो इंटीरियर या पोस्टीरियर कंपार्टमेंट प्रोलैप्स के साथ प्रेजेंट करती है? आपका बेटा क्वेश्चन नहीं समझ आया। क्विकली आस्क द क्वेश्चन सो विल बिगिन द क्लास। मैम क्वेश्चन ये है कि अगर एंटीरियर कंपार्टमेंट इंडिविजुअली आ जाए या पोस्टीरियर हाँ। कंपार्टमेंट प्रोलैप्स इंडिविजुअली आ जाए, तो उसके साथ हम्म। हम वीएच का ऑप्शन पेशेंट को देंगे या क्यों? नहीं? अगर यूट्रस वेल मैम अगर सपोर्टेड है, सिर्फ रेक्टोसील हम्म है या फिर सिर्फ सिस्टोसील है, तो फिर तो आप उसकी इंटीरियर या पोस्टीरियर रिपेयर करोगे ना। मैम सर्जिकल प्रोसीजर्स में हम सबसे पहले तो इंटीरियर रिपेयर रखेंगे या जस्ट पोस्टीरियर रिपेयर रखेंगे, लेकिन अगर ठीक है। सेकंड ऑप्शन एग्जामिनर पूछना चाहे सर्जिकल में,
तो क्या हम उसके VH नहीं इंटीरियर रिपेयर कर नहीं, सकते हैं? अगर क्यों VH क्यों, इट्स सच अ मेजर थिंग। उसको तो सिर्फ सिस्टोसील है या उसको सिर्फ रेक्टोसील है, और रेक्टोसील की तो कोई और सेकंड ऑप्शन है ही नहीं, उसमें तो प्रोसीजर रिपेयर है। सिस्टोसील में ठीक डिपेंड्स ऑन सिम्टम्स। अगर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है तो आप उसको टेप्स भी एडवाइस कर सकते हो, आप उसको सपोर्टिव प्रोसीजर्स बर्श भी कर सकते हो, और आप उसके सही, रिपेयर कैली सुचर, वो सब ऑप्शंस हैं, राइट। तो ठीक है। वो तो फिर यूट्रस के क्यों हमने पीछे पड़ना, ठीक है। सो आई थिंक तबिंदा की थोड़ी सी ना कनेक्शन का प्रॉब्लम हो रहा है, शी इज नॉट देयर। सो किसी और ने यूवी प्रोलैप्स में प्रेजेंट करना है तो स्पीक अप, ताकि हम क्लास तो स्टार्ट करें। कोई वॉलंटियर फॉर यूवी प्रोलैप्स क्विकली। मैडम मैं कर लें। उसका मुझे मैसेज भी आया है कि मेरा बड़ा वो हुआ है, जी मैम सिनेरियो प्रॉब्लम है। बता देता हूँ मैं। जी जी मैडम। हम्म, ठीक है जी, बताइए। सिनेरियो मैं बता देती हूँ, बहुत आसान सा सिनेरियो यूवी प्रोलैप्स में हम कर लेते हैं। पेशेंट इज 63 years of age and she has come to you with something coming out of vagina, and she is para 3 with all normal deliveries, and she has got stress incontinence also. So what will be your management? Okay, madam. So first, I will start with the history, examination, and investigation. In the history, I will after mutual introduction and consent, then I will confirm the demographic details. Then I will inquire about the age and details about the present complaint, that is something coming out of vagina. Then I will inquire about its duration, its progression, its onset, course of events, and thus prolapse remaining all the time outside, and whether she need manual detention to is required, and what about the urinary complaint, any associated urgency, frequency, nocturia, anuresis, and incomplete emptying of the bladder. Then I will inquire about any history of splinting required to empty her rectum, any history of constipation, diarrhea, any feeling of mass inside the abdomen, and further I will inquire about the details of any history of chronic cough and the constipation, and any sexual difficulty in the sexual activity, and then I will inquire about the detailed ops history, and what about any difficult deliveries, any instrumentation, and any good sized babies, and then I will inquire about gynecological history, menstrual and the contraception and the pap smear, and medical history including diabetes, hypertension, tuberculosis, asthma, cardiac disease, and prolapse in her family and in herself, and any other what treatment she has been taking so far, and what are her next fertility wishes onwards, and पेशेंट इज 60, 63। okay madam, sorry no no ये sexual ब्लंडर मतलब नहीं उसकी मारने, दीज आर ब्लंडर्स, ओके। yes मैम इट sexual शोज कि desires आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है और आप रट्टा बोल रहे हो। ये तो बिल्कुल नहीं नहीं नो आनी मैडम चाहिए उसमें एग्जाम में हो नहीं सकता, क्योंकि हर सिनेरियो डिफरेंट है। वहां पे तो रट्टे जी वाली तो मैम। कोई बात ही नहीं है, आपने उस मैम पेशेंट के सिग्नल का मुताबिक चलना है। इशू सो था, मैंने जी, एज नहीं सुनी थी। मैडम हाँ सिग्नल का इशू अच्छा था, अच्छा, मैंने एज नहीं सुनी थी। इट्स ओके, मैं ना वो ठीक है करती हूँ, मैम। आपको वो क्या जी कहते मैम। हैं, मैं टाइप भी कर देती हूँ, इट्स ओके, आप चलो आगे। जी मैम। मैम and then I will inquire about any history of smoking, drugs, socio-economic support, and quality of life is disturbed due to this complaint, and what treatment she has been taking so far. Madam, then I will proceed for the examination. आप एग्जामिनेशन भी बोल दो, Should फिर I हम proceed? बात कर लेंगे। Okay, madam, I will go for the BMI and vitals, pallor, and thyroid, breast, chest, cardiac examination, and abdominal examination. I will look for any mass associated with visceromegaly, ascites, and on the local examination, I will look for the demonstrate the stress urinary incontinence. I will first keep the patient in the dorsal position at the hip and knee flex.
and then I will demonstrate for stress urinary incontinence. If in the presence of full bladder, then I will look for the extent of the prolapse and any ulcer present, and the site of the ulcer, its margins and the surface and base, and its induration on the sideways. And I will also take the pap smear is due, and then I will replace the prolapse, and I will look for the elasticity of the muscles. And then I will do bimanual examination to look for uterine size and mobility, tenderness, any adnexal mass associated with it. And then I will keep my patient in the Sims position to demonstrate the enterocele or rectocele. अच्छा, so I will Madam, tell I have you. done with अच्छा, my good. examination. Overall, it was good. आपकी हिस्ट्री एग्जामिनेशन was good. लेकिन अगर आप मेरे से देखो, ये जो मैंने आपको सिनेरियो दिया ना, ये बड़ा ही टिपिकल सा सिनेरियो इस तरह का आएगा एग्जाम में। जैसे हम कहते हैं कि फाइब्रॉइड आएगा, एनीमिया आएगा, ये और ये मोस्टली इस तरह के जो सिनेरियोज हैं ये 2 स्टेशंस कवर करेंगे। स्ट्रक्चर डिस्कशन अगर है तो हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन का एक स्टेशन होएगा, मैनेजमेंट का अगला स्टेशन होएगा, राइट? बिकॉज इसके अंदर टाइम 10-10 मिनट्स तक की डिस्कशन होगी। ये ना सिर्फ एग्जाम में आएगा, ये आपके क्लिनिक पे भी जरूर आएगा। मतलब दीज आर दो सच टाइप ऑफ पेशेंट्स। और ये वो स्टेशंस हैं जो कि 80 या 90% कैंडिडेट्स बहुत अच्छा तैयार करके जाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि ये वो टॉपिक्स हैं या ये वो सिनेरियोज हैं जिसे कहते हैं ना पेपर आउट हुआ होना। तो वो पेपर आउट का मतलब ये है कि आप अपनी तरफ से ये चीजों तो पूरी करके जाओ ना, लेकिन एट द सेम टाइम इसमें मार्क्स मिलना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि एवरीवन इज परफॉर्मिंग सो वेल इन दिस स्टेशंस कि जो हिस्ट्री एग्जामिनेशन आपने भी बोला उसमें अगर 60% पासिंग है तो यू विल हार्डली गेट 55। आई एम टेलिंग यू दैट, क्योंकि हर एवरीवन इज परफॉर्मिंग सो अप टू द मार्क। और उसमें एग्जामिनर को इतनी आदत हो चुकी है, बिकॉज अगर 13 कैंडिडेट्स उसके सामने से होके गुजर रहे हैं और आपसे पहले वाला कैंडिडेट इतना अच्छा परफॉर्म करके गया, उसको उसने हार्डली 65 दिए हैं और आप इस तरह कर रहे हो जो कि एवरेज है। अदरवाइज इट्स नॉट रॉन्ग, लेकिन यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी टू एटलीस्ट पास द स्टेशन। लेकिन ये वो स्टेशन जब पेपर आउट होता है तो हम कहते हैं ऐसा परफॉर्म करे कि 70% तो आए ना, ठीक है ना, जो कि ऑब्वियसली 70% या 80% एक स्टेशन पे लेना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन जब पता है कि ये टॉपिक आना है तो परफॉर्मेंस एटलीस्ट 70-80% तो हो ना। लेकिन अगेन उसमें मार्क्स लेना इज नियरली बहुत मुश्किल काम है। तो इस तरह की हिस्ट्री एग्जामिनेशन इस तरह के टॉपिक में नहीं चलेगी। अगर ये थायराइड का होता है या यही अस्थमा का होता है या एपिलेप्सी का होता है या कुछ और होता तो चलो बेसलाइन एक बेसिक एवरेज हिस्ट्री वुड हैव डन एटलीस्ट पासिंग वाला काम आपके लिए कर देता, लेकिन इस स्टेशन में इसमें नहीं। अब ये जो स्टेशन देखो, अच्छा मेरी फ्रेंकली आई थिंक यूवी प्रोलैप्स पे काफी क्लासेस होंगी, आप देख लेना, यूट्यूब पे भी हैं बिकॉज और उसके अलावा मैंने पॉप क्यू पे भी लिया हुआ है क्लास, ठीक है? मैं वो शेयर भी कर दूंगी उसका लिंक। सॉरी, मैं आप सबको थोड़ा सा म्यूट कर रही हूँ, खुद ही म्यूट कर लो यार। हाँ, ये म्यूट, ठीक है। तो द थिंग इज के इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जैनब, आपने यू स्टार्टेड विद द यूवी प्रोलैप्स इटसेल्फ। आपने उसकी ठीक हिस्ट्री ले लिया आपने, लेकिन चलो ठीक है, आपने कहा मैस व्हिच इज कमिंग आउट इज इट्स लाइक वाज इट स्मॉलर इन द बिगिनिंग, फिर बड़ा हो गया, डज शी नीड टू रिड्यूस द मैस टू पास यूरिन और स्टूल और शी हैज गॉट सम। अच्छा नहीं, अच्छा वो तो आपने कर लिया, लेकिन यूवी प्रोलैप्स की थ्योरी से रिलेट करके अगर आप बात करो तो कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आप सिम्टम्स अगर लेके चलो तो यूरिनरी सिम्टम्स डज नॉट मीन कि यू आस्क द पेशेंट अबाउट द यूरिन। इसके अंदर तो बकायदा स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की मैंने बात करी, लेकिन आपने पूरी जब तक यूरिनरी कंप्लेंट्स बोल नहीं दी जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, रिटेंशन, इनकॉन्टिनेंस, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, तो वो किस चीज से रिलेटेड है, कब से एग्जैक्टली शुरू हुआ स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, वाज इट लाइक सिंस प्रोलैप्स बिकॉज शी हैड ऑल नॉर्मल डिलीवरीज व्हेन शी हैड द लास्ट नॉर्मल डिलीवरी, क्या उसके बाद से हुआ या फर्स्ट नॉर्मल डिलीवरी के बाद से हो गया या नहीं हुआ और मेनोपॉज के बाद हो गया। तो आपने जब तक इसका अब उससे रिलेट करके और आपने उसका इनकॉन्टिनेंस को साथ में रिलेट नहीं कर दिया तो आप मतलब आप यूरिनरी सिम्टम्स के पीछे ही नहीं लगे उसके। क्या क्या वो मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस है, क्या पता उसे अर्ज भी साथ में हो, ठीक है?
अच्छा, उसके बाद स्टूल डिफेकेशन प्रॉब्लम्स कि डज शी नीड टू रिड्यूस द मास, बाकी ठीक है आपने थोड़ी बहुत बोल दी, कॉन्स्टिपेशन और वो सारा कुछ उससे रिलेटेड। उसके बाद डिस्पारूनिया, डिस्पारूनिया हैज टू बी इन डिटेल, मतलब इज इट अर्ली डिस्पारूनिया, सुपरफिशियल और डीप, और इज इट रिलेटेड विद द प्रोलैप्स और वाज इट देयर सिंस द बिगिनिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, अच्छा उस और फिर डिस्पारूनिया को बिकॉज शी इज मेनोपॉजल तो ड्राइनेस से भी रिलेट करके आप कर सकते हो। उसके बाद चौथी हिस्ट्री जो कि इसके थ्योरी से रिलेटेड है, क्योंकि देयर इज अ लॉजिक ना, यूरिनरी सिम्टम्स क्यों हो रहे हैं, क्योंकि सारा ब्लैडर की नेक नीचे आ गई है, उसकी वजह से उसको हो रहे हैं। डिफेकेशन प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं, क्योंकि रेक्टोसील हो रही है या एंटेरोसील हो रही है ऊपर से। और उसको डिस्पारूनिया ऑफ कोर्स बिकॉज द वेजाइनल वॉल्स आर सो लैक्स एंड दे आर कमिंग आउट, उस वजह से। फिर एक चौथा सिम्टम इससे रिलेटेड है बैक एक का, जिसकी पूरी एक डिटेल्ड हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है। और बैक एक क्यों हो रही है, क्योंकि जब यूट्रस और वजाइना सारी कोलैप्स आउट कर रही है तो वो सारे लिगामेंट्स को खींच के नीचे आ रहे हैं, राइट। तो वो लिगामेंट्स इतने लैक्स हो गए हैं और वो इतने ज्यादा खिंच रहे हैं कि कांस्टेंट बैक एक इस तरह के पेशेंट को हर सूरत होती है। ठीक है, ये आपने सिम्टम्स लेके उसके बाद यू हैव टू प्रोब द कॉज। आप जब तक हिस्ट्री में इनडायरेक्टली एग्जामिनर के सामने कॉज नहीं रखोगे तो हाउ आर यू गोइंग टू ट्रीट द पेशेंट। ठीक है, is it because of the normal deliveries because she had very large babies or instrumental deliveries or dye handling, or is it because of the menopause, or is it because of the weightlifting, or because of continuous cough, कोई abdominal pressure बढ़ रहा है उसके ऊपर तो उसकी वजह से हो रहा है। तो आपने इस हिस्ट्री को जब तक कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं कर लिया, आपने प्रेजेंट हिस्ट्री को ले ली, उसके प्रोलैप्स आया, छोटा था, बड़ा हुआ, कब से हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ट्रिगरिंग फैक्टर क्या था, उसके बाद आपने उसके चारों मेन सिम्टम्स विच हैव टू बी कवर्ड इन डिटेल, हाउएवर क्विकली, लेकिन जब आपने प्रिपेयर की होगी हिस्ट्री तो वो डिटेल में, जिसके अंदर उसका यूरिनरी सिम्टम्स, बाउल सिम्टम्स, डिस्पारूनिया और बैक एक की पूरी डिटेल के पीछे होती है, आगे को आती है। फिर लोअर बैक एक से रिलेटेड, कोई बोन से रिलेटेड और कंप्लेंट्स, या मतलब ना आपने हर सिम्टम का थोड़ा सा डीडी निकाल के लेना होता है। उसके बाद आपने कॉज ऑफ प्रोलैप्स, और फिर अब तक क्या ट्रीटमेंट ली उसने, क्या उसने पैसरी रखी, क्या उसने मतलब उसको किसने क्या क्या एडवाइस किया, वाज शी डूइंग सम कीगल एक्सरसाइज आल्सो फॉर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब तक आपने वो चीजें सारी बात नहीं कर ली, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाए, फिर आप एग्जामिनेशन जो आपने बोला, बिकॉज ठीक है वहां अगर आप परफॉर्म कर रहे हो, एग्जामिनर देख रहा है, लेकिन जब तक आप उसको बोलने में डेमोन्स्ट्रेट बोलोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा कि आप एग्जैक्टली समथिंग कमिंग आउट ऑफ वजाइना में देख क्या रहे थे। You know there is a mass which is coming out of vagina. What are you looking for? You want to make a diagnosis that is it a polyp or is it a cervix? Is it the uterine prolapse? Vaginal prolapse की definition ही है, you see cervix lying outside vagina. If you don't see cervix lying outside vagina, that it may be inversion, it may be polyp, right? So सबसे पहले तो उस चीज को define करो कि is it really prolapse? There is a cervix which you can see outside vagina, then it is a prolapse. So when you are you're describing your examination to the examiner, आप बोलो okay, there is a mass which is coming out of the vagina, seems to be uterovaginal prolapse because I can see cervix lying outside the vagina. जब तक ये स्टेटमेंट नहीं बोलोगे बात आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद आप एग्जामिन करना शुरू करो। यू स्टार्टेड विद dorsal position because you wanted to demonstrate the prolapse first. वेरी गुड, ठीक है, उसरा भी कर लो। बहुत सारी बहस होती है, आजकल के जमाने में भी होती है, हमारे जमाने में तो बहुत ही बड़ा इशू बना होता था कि आपने प्रोलैप्स के पेशेंट को एग्जामिन करना किस तरह शुरू करना है, इज इट अ डोर्सल पोजीशन और इज इट अ लेफ्ट लैटरल पोजीशन। बोथ आर फाइन बट बेटर इज ऑफ कोर्स इफ यू बिगिन एग्जामिनिंग the prolapse patient, the better position of the patient for this is the lateral position। ठीक है, और उसके अंदर ऑब्वियसली हमें पता है कि लोअर लेग इज स्ट्रेट एंड अपर लेग इज फ्लेक्स, और आप उसको करवट आपने दिलाई होती है पेशेंट को लेफ्ट साइड पे, और फिर आप उसका पहले you just check the prolapse if it is lying outside already and then you put it inside back जेल लगा के अच्छी तरह, और फिर आप पहले सिम स्पेकुलम डालते हो, उसके बाद आप उसका इंटीरियर वॉल को स्पंज होल्डिंग से रिट्रैक्ट करते हो, और उसके बाद आप उसको पहले सिस्टोसील और रेक्टोसील देख लेते हो। वो मैं आपको दोबारा बताऊंगी किस तरह से एग्जैक्टली, वैसे मैंने बहुत सारी क्लासेस है, इवन आई थिंक सिर्फ एग्जामिनेशन ऑफ प्रोलैप्स भी क्लास है। सो जब आप उसको एग्जामिन कर लेते हो फिर आप उसको डोर्सल पे लिटाते हो, डोर्सल में लिटा के यू आस्क इफ द पेशेंट हैज एम्प्टीड ब्लैडर, यू चेक फॉर द स्ट्रेस एंड कॉन्टिनेंस बाय आस्किंग हर टू कफ, you do the Boney's test,
एंड देन यू डू द बायोमैनुअल एग्जामिनेशन। एक ये तरीका है। अगर आपने डोर्सल में पहले शुरू किया तो डोर्सल में आपने पहले वही इंस्पेक्शन कर ली, सर्विसेज लाइंग आउटसाइड, आप जेल लगा के उस मैस को अंदर करते हो, फिर आप उसका पहले स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस डेमोन्स्ट्रेट करते हो, आप उसका बोनिस टेस्ट करते हो, फिर उसके बाद आप उसको लेफ्ट लैटरल पोजीशन में करते हो, एंड देन यू चेक फॉर द सिस्टोसील एंड रेक्टोसील। दिस इज हाउ यू परफॉर्म एग्जामिनेशन ऑफ अ प्रोलैप्स। और जब आप उसको एक्सप्लेन करते हो तो आप कहते हो, अब यू स्टार्ट विद द इंस्पेक्शन, यू से vulva is healthy look, is normal looking, there is a mass which is coming out of the vagina, and as the cervix is lying outside, so it is the uterovaginal prolapse. और cervix को explain करोगे कि cervix is normal looking or not normal looking, if there is a decubitus ulcer, उस ulcer को describe करोगे, उसके उसकी appearance, उसका size, उसकी margins, उसकी base, बॉर्डर, उसका सराउंडिंग टिश्यूज से डिफरेंस, ठीक है, वो सारा, और if it is bleed to touch or not, and then you take the pap smear, right? उसके बाद आप उसको या आपने इंस्पेक्शन और पैप स्मेयर कर लिया, एंड देन यू विल एक्सप्लेन कि ऑन के स्ट्रेस एंड कॉन्टिनेंस वाज नॉट डेमोन्स्ट्रेटेड और इट वाज नॉट डेमोन्स्ट्रेबल बिकॉज द ब्लैडर वाज एम्प्टी। और उसके बाद बोनिस टेस्ट वाज नेगेटिव और पॉजिटिव, अगेन इट वाज ओनली डन फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस बिकॉज ब्लैडर वाज एम्प्टी। और फिर बाय मैनुअल को आपने बता दिया कि यूट्रस इज रिट्रोवर्टेड, 8 वीक साइज, मोबाइल, नॉन टेंडर, और फिर एडिनेक्सा वर क्लियर। और उसके बाद आपने देयर वाज सिस्टोसील एंड रेक्टोसील प्रेजेंट एज वेल, ठीक है, इस तरह करके आपने बता दिया। So you started with inspection, you told about the cervix, you told it's a second degree uterovaginal prolapse, you have taken the pap smear, you have done the biomanual, उसकी finding बता दी, stress incontinence और बोनिस का जिक्र कर दिया, और सिस्टोसील और रेक्टोसील का जिक्र कर दिया। मैंने तेजी में आपको एग्जामिनेशन पूरा बता दिया, राइट? परफॉर्म कैसे करना है, कॉन्सेप्ट्स क्या है, ये बहुत जरूरी है व्हेन यू आर एग्जामिनिंग द पेशेंट, और एंड ऑल्सो व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग द योर एग्जामिनेशन टू द एग्जामिनर। आपकी एक्सप्लेनेशन से और आपकी परफॉर्मेंस से पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि इफ यू नो एग्जैक्टली व्हाट इज अ सिस्टोसील एंड यू नो एग्जैक्टली व्हाट इज अ रेक्टोसील, हाउ डू यू चेक सिस्टोसील, हाउ डू यू चेक रेक्टोसील, एंड हाउ डू यू चेक इंटेरोसील? ज़ैनब। सलमा, मैं ये क्लास आपकी अपलोडेड होएगी यूट्यूब पे, आप ये आराम से देख लेना दोबारा से, ठीक है? शी सेज रिपीट द होल थिंग, सो यू नो वो फिर पूरी क्लास ही रिपीट हो जाएगी। तो आप ये सारा, मैं रिकॉर्ड हो रहा है, ये मैं अपलोड कर दूंगी। जी जैनब, इफ यू कैन टेल, अदरवाइज मैं बता देती हूँ, कोई ऐसी बात नहीं, क्लास इसीलिए हो रही है ताकि बताया जाए। किसी और ने अगर बताना है मैडम सिस्टोसील क्या होती है, मैडम जो पता है बोल दो, गलत बोल दो, सही बोल मैम दो, तो मैम बता समझो कि एग्जाम में बैठे पहले हो, मैडम कुछ तो हम बोलना ही है ना। मैम हम बताऊं? पेशेंट जो है ना वो अरे नीला, लेट ज़ैनब ट्राई एंड में देन रखेंगे, आप बता सिम्स सकते। पोजीशन। जी, ठीक है। जी मैडम, उसको जो है ना हम जी जी ज़ैनब, सिम्स सिम्स पोजीशन में रखेंगे पेशेंट को, और बेयर डाउन के लिए कहेंगे, और जो सिम्स नीचे वाली साइड से आ रहा है। आवाज आ रही है मेरी में? आ रही है, गुड, हेलो। बोले, ग्रेट, हाँ बोलो, सही कह रहे हो। जी जी मैडम, हम ना पेशेंट को मतलब सिम्स पोजीशन में रखेंगे और फिर पेशेंट को बेयर डाउन करेंगे। फिर जो है सिम्स सिम्स स्पेक्यूलम और स्पंज होल्डिंग से ना मतलब एक्सटेंड देखते आएंगे। अगर वो अपर जो साइड पे प्रोलैप्स आ रहा है या नीचे साइड के आ रहा है, तो उसमें हम एंटीरोसील या रेक्टोसील को लेवल करेंगे। किस लेवल पे ऊपर एक साइड ऊपर से मतलब सिम्स किस को। लेवल से ऊपर आप कह रहे हो कि एंटेरोसील है, और किस लेवल से नीचे कह रहे हो कि मैडम रेक्टोसील है? मैडम मतलब पोस्टीरियर वॉल से जो रिफ्लेक्ट आ रहा है ना, उससे हम देखेंगे। हाँ, क्या? अपर अपर थर्ड जो आ रहा है तो वो एंटीरोसील होगा, अगर जो नीचे से आ रहा है तो वो रेक्टोसील होगा। रॉन्ग, कोई और बताएगा? व्हाट इज एंटेरोसील एंड व्हाट इज रेक्टोसील? नहीं हेलो, पता। अस्सलाम वालेकुम मैम। नीला कुछ कहना चाहती जी, कुलसूम। मैम जो है, अगर पोस्टीरियर 2/3 अपर जो होता है वहां से अगर हमें बल्ज फील होगा तो वी विल से दैट इट नहीं, इज वो तो बता चुकी जैनब जी। अनिला, मैम दोबारा से डिमॉन्स्ट्रेट कर दूं? आप कहते हैं ना डिमॉन्स्ट्रेट कर दे। नहीं, सिर्फ ये बताओ कि हाउ डू यू चेक फॉर एंटेरोसील एंड हाउ डू यू चेक फॉर रेक्टोसील? Ma'am, I will put the patient in the Sims position, and I will hold the interior wall with the sponge holding forceps.
and place the sim speculum in the posterior vaginal wall and slightly retract it. Bulge, when the bulge is seen in the upper two-third of the posterior wall, it is interocele, and नहीं, the बल्ज slightly ना with ना ना, मैं आपको बताती हूँ इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, प्रोलैप्स जो है ना, वजाइनल, ये जो यूट्रो वजाइनल प्रोलैप्स जो हम कहते हैं, ये है क्या? इट इज एक्चुअली जैसे एक हर्निया है बॉडी का, एब्डोमिनल वॉल का हर्निया होता है, तो हमारे एब्डोमिनल कंटेंट्स उस हर्निया में से निकल आते हैं, मे बी ओमेंटम, मे बी गट और व्हाटएवर। यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स इज एक्चुअली हर्निया इन द वजाइना, राइट? वजाइना की वॉल वीक हो जाती है और उसमें से या तो पोस्टीरियरली हमारा रेक्टम या इंटीरियरली ब्लैडर बाहर को बल्ज आउट कर जाता है, ठीक है? सो इट्स अ प्रोलैप्स और इट्स अ हर्निया इनसाइड द वजाइनल वॉल, ओके? सो अब अगर रेक्टोसील इज the hernia in the vaginal wall which has content containing rectum. Enterocele has content which is the small intestine, right? Enterocele का मतलब ये है hernia of small intestine inside of the vagina, जो कि ऊपर से आ रहा है। रेक्टोसील का मतलब है रेक्टम इन का प्रोलैप्स इन द वजाइना। जब आप पेशेंट को सिम्स में पोजीशन में लेटाया, आपने पोस्टीरियर सिम स्पेकुलम रखा उसके पोस्टीरियर वॉल पे, एंटीरियरली स्पंज होल्डिंग को रिट्रैक्ट किया। You ask the patient for cuff, and when she is cuffing, in the meanwhile, आप अपने सिम स्पेकुलम और स्पंज होल्डिंग को आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकाल रहे हो, राइट? सो आप पेशेंट साथ साथ कफ कर रहे हैं, साथ साथ सिम स्पेकुलम और स्पंज होल्डिंग बाहर आप रिट्रैक्ट किए जा रहे हो, निकाल रहे हो बाहर को। जब वो कफ कर रही है, अगर आपका भी आपने रिट्रैक्ट नहीं किया और सिम स्पेकुलम इज इनसाइड द वजाइना और एपेक्स ऑफ वजाइना में कफ के साथ बल जाता है, वो एंटेरोसील है। अब वो कफ किए जा रही है और आप सिम स्पेकुलम को बाहर लेके आते जा रहे हो। अदर देन द एपेक्स, अब अगर पोस्टीरियर वॉल में कोई बल जाएगा तो वो रेक्टोसील है। समझ आ गया? yes ma'am. अब कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर हो गया? इसलिए क्योंकि इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन उसकी पोस्टीरियर वॉल से तो नहीं निकल के आ जाएगी ना, वो तो एपेक्स ऑफ वजाइना से आई, वो बहुत ऊपर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन तब आएगी, इसलिए इंटेरोसील इज वेरी रेयर थिंग। जो आप लोग कह रहे हो ना, उस केस में तो इंटेरोसील हर पेशेंट में होगी, क्योंकि आपको प्रोलैप्स मोर देन टू थर्ड में मिलता है पोस्टीरियर वॉल में। does not mean it is having interocele, but we don't treat interocele। आप लोगों ने कितनी दफा रिपेयर होते देखी है अपने वार्ड्स में? क्योंकि होती नहीं ना पेशेंट को, वो उसमें है जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन आ रही है, विच इज इंटेरोसील का जो रिपेयर है वो एक डिफरेंट रिपेयर है फ्रॉम रेक्टोसील। रेक्टोसील की तो पोस्टीरियर रिपेयर है, लेकिन इंटेरोसील के अंदर तो पीछे जाके पेरिटोनियम, जैसे हम हर्निया रिपेयर करते हैं, यानी कि पीछे जाके उसकी एपेक्स को खोल के, उसके पेरिटोनियम को खोल के, उसको रिफ्रेश करके, सारे कंटेंट्स को रिड्यूस करके दोबारा से उसकी सीलिंग होती है, ठीक है? इट्स नॉट लाइक द वे वी डू इन रेक्टोसील रिपेयर, मैम एंड वी हैव नॉट सीन इट डू इट डन। हमने बहुत ही रेयर होगा कि कभी इंटेरोसील रिपेयर देखा होगा अपने वार्ड्स में। क्यों? क्योंकि इंटेरोसील इज अ रेयर थिंग टू हैपन विद द पेशेंट। हाउएवर प्रेसिडेंशिया के केस में इंटेरोसील होती है जी। मैम ये जो आपने कहा कि एपिक से जो आ रहा है वो एंटेरोसील होगी ना, उसमें हम पोस्टीरियर वजह, तो मैम बात तो एक ही हो रही है ना, मतलब वो भी तो ऊपर से ही आ रही है ना एंटीरोसील, मतलब एपिक्स तो ऊपर ही मोर है और ना। लेस यस, यू आर राइट, मोर और लेस यस, बट नॉट एग्जैक्टली कि जो आप, ठीक है, जो आपने बात की है शायद वो भी इतनी गलत नहीं है, मतलब इट्स नॉट टोटली रॉन्ग कि अपर वन थर्ड की आप बात कर लो और लोअर टू थर्ड की, या फिर आप कहो कि, लेकिन इसमें फर्क क्या था कि जब सिम स्पेकुलम मैंने रखा पेशेंट की पोस्टीरियर वजाइनल वॉल के ऊपर, मैंने अभी उसे रिट्रैक्ट नहीं किया, उसे वापस नहीं खींचा, अभी वो ऊपर ही है, कफ कराया तो उसकी सिम स्पेकुलम की टिप पे जो बल जाया वो इंटेरोसील है। अब जब मैंने रिट्रैक्ट करना शुरू किया और कफ के बाद तब बल जाया, वो रेक्टोसील। दिस इज अ ओके मैम, डिफरेंस, ठीक है ठीक है? मैम। इट वॉज अ वेरी मैम गुड क्वेश्चन। मैम अपर टू थर्ड एंटीरो होगी और लोअर वन थर्ड रेक्टो होगी ना, या अपर वन थर्ड हाँ, एंटीरो होगी, लोअर टू थर्ड रेक्टो होगी, ऊपर ज्यादा होगी एंटीरो? एंटेरोसील ऊपर होगी जी, मैम वो टू ठीक थर्ड है, होगी? गुड। अपर वन थर्ड में आप कह ओके मैम। सकते हो, ठीक है, लेकिन एपेक्स ही होती है वो, ठीक है? चलो गुड। सो और सिस्टोसील तो हमें पता ही है, एंटीरियर जो भी बल जा रहा है वो ब्लैडर ही करेगा कंटेन।
और वो सिस्टोसील होगी। और सिस्टोसील के आई डोंट फाइंड एनी एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन कि ये माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री है, किसी किताब में मुझे तो नहीं मिली कि क्या क्राइटेरिया उसको माइल्ड मॉडरेट सिवियर करने का। वो आप खुद ही देख लो, खुद ही अपने अंदाजे से बोल दो कि मॉडरेट सिस्टोसील है। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, और जो कि अगेन मैं बाहर लेक्चर में जरूर याद करा देती हूँ, अनिला का क्वेश्चन इसके बाद लेते हैं, वो ये बात है कि if you are saying that patient is having second degree prolapse, but then you say that there is a cystocele but no rectocele, yeah, you say that there is a uterovaginal prolapse but I don't see any cystocele rectocele, that will be a very big blunder. या अगर आप यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स की रिपेयर की ट्रीटमेंट में आप वेजाइनल हिस्टेरेक्टोमी कह रहे हैं, यू फॉरगेट टू टॉक अबाउट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रिपेयर, दैट इज अ बिगेस्ट ब्लंडर। उसकी वजह यह है कि इफ अ पेशेंट इज हैविंग यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स, यानी कि अगर यूट्रस नीचे आ गई है, तो इट इज इम्पॉसिबल टू हैपन विदाउट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल्स प्रोलैप्स। इसकी मिसाल हर दफा मैं एक टेंट वाली देती होती हूँ कि देयर इज अ टेंट, टेंट की छत नीचे आ गई है, तो छत सपोर्ट के साथ, छत का जो सपोर्ट था वो उसकी एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल्स थी, सामने और पीछे वाली जो दीवारें थी उसके सपोर्ट से छत खड़ी थी। जब छत नीचे आ गई है तो छत कैन नॉट कम डाउन विदाउट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वजाइनल वॉल्स और एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्स ऑफ द टेंट कमिंग डाउन, राइट। छत नीचे नहीं आ सकती जब तक इसकी दोनों दीवारें ना नीचे आ जाए, राइट। जैसे कि दो दरख्तों के बीच में एक झूला लगा हुआ है और उस झूले को का बीच में से वो गिर गया है, वो बीच वाला पार्ट नहीं गिर सकता जब उसका आगे और पीछे वाला सपोर्ट भी नहीं गिर गया। So whenever you are saying that you want to do vaginal hysterectomy for a uterovaginal prolapse, you can never say कि हाँ मैं anterior posterior repair नहीं करी, या आप mistakenly anterior posterior repair के बारे में बात करना भूल नहीं सकते, राइट। सो जब भी आप झूले के बीच के पार्ट को ठीक कर रहे हो, वो ठीक नहीं होगा जब तक एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्स ठीक ना हो, वो वाला मसला हल ना हो। सो वो भी करना है जी अनिला। मैडम मैंने पूछना था कि ये मॉडरेट स्फीयर हम किस बेसिस पे करते हैं, ये सिस्टोसील, ये मुझे भी समझ नहीं आता। सब्जेक्टिवली, सब्जेक्टिव आप अपना मैम देख लो, देखें थोड़ा सा पेशेंट, प्रोलैप्स है, माइल्ड कह लो, थोड़ा ज्यादा है तो मॉडरेट सिवियर तो मैम बहुत जैसे ज्यादा होता है। एक एक टिप यहाँ पर, एक टिप देखो, एग्जाम के अंदर अगर पेशेंट है आपका लेटा हुआ, अब वो पेशेंट आप भी देख रहे हो, दो इतने बड़े प्रोफेसर आपके पीछे खड़े हैं, आपके वो आपका एग्जाम ना भी हो तो वार्ड में हाथ पांव फूल जाते हैं जब आपको प्रोफेसर आपको एग्जामिन करते हुए देख रहा हो, इट्स नेचुरल। अब यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स का एग्जामिनेशन से वैसे ही हर एक की जान जाती है, आई डोंट नो व्हाई। इफ यू प्रैक्टिस इसी तरह फिंगर टिप्स पे स्टेप वाइज याद करो, परफॉर्म बहुत सारे पेशेंट्स के ऊपर परफॉर्म करो, 30 पेशेंट्स पे करो, so that you should not miss a single step. You should not miss to checking for the degree of prolapse. You should not miss asking for the stress incontinence demonstration, etc etc। लेकिन इसके इतने छोटे छोटे स्टेप्स हैं which are very important, और वही मैं बात बता रही हूँ कि हर कैंडिडेट वहाँ तैयारी से गया होता है, दे डोंट मिस एनीथिंग। इफ यू मिस एनीथिंग तो फिर आपके काफी मार्क्स मिस हो सकते हैं, तो इस वजह से। लेकिन फिर भी जब आपके हाथ पांव फूले होते हैं, देयर आर मेनी कैंडिडेट्स हु फॉरगेट टू चेक फॉर द डिग्री ऑफ प्रोलैप्स, हु जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कौन सी डिग्री सिस्टोसील है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक बात याद रखना, एक टिप, कुछ समझ नहीं आ रही या आप भूल गए हो उसके प्रोलैप्स की डिग्री देखना, एंड वांट टू कंटिन्यू विद द डिस्कशन विद एग्जामिनर, कुछ समझ नहीं आ रही, जस्ट से सेकंड डिग्री प्रोलैप्स। फर्स्ट डिग्री प्रोलैप्स वाला पेशेंट बहुत कम हॉस्पिटल में प्रेजेंट करता है। फर्स्ट डिग्री का मतलब यह है कि इंट्रोइटस से ऊपर ऊपर ही है या इंट्रोइटस के लेवल तक है, तो वो तो प्रेजेंट ही बहुत कम करते हैं, या अगर प्रेजेंट कर जाए तो एग्जाम के अंदर मोस्टली नहीं रखे जा रहे होते, या वो ओपीडी बेसिस पे ट्रीट हो जाते हैं बहुत सारी पैसरी है चीजों से। सो फर्स्ट डिग्री होगा नहीं, प्रेसिडेंशिया इज अदरवाइज अ रेयर थिंग टू हैपन, ठीक है ना। सो कुछ समझ नहीं आ रहा तो आपने सेकंड डिग्री प्रोलैप्स बोल देना। कुछ समझ नहीं आ रहा सिस्टोसील कौन सी है, सेकंड डिग्री में मॉडरेट सिस्टोसील तो होगी, मॉडरेट रेक्टोसील मतलब होगी। कुछ समझ नहीं आ रहा, जस्ट से दिस, यू विल नॉट बी रॉन्ग। एग्जाम के लिए तो यही सबसे बड़ी टिप है, ठीक है नीला। जी मैम थैंक यू। तो वो गलत नहीं होगा। ओके फाइन, सो ठीक है जैनब, आई थिंक के कॉन्सेप्ट्स कुछ क्लियर हुए हैं, और बस इसी चीज को बार बार प्रैक्टिस कर लो। मैं आपको बता रही हूँ, आई थिंक अगर प्रोलैप्स का, बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी इजी स्टेशन, 63 years old with prolapse is here for the treatment। तो इसके अंदर आपको हिस्ट्री एग्जामिनेशन पे अलग से स्टेशन होगा, और इन्वेस्टिगेशन पे भी, और मैनेजमेंट पे अलग होगा। तो आपको इसको ठीक तरह करना है। अनीता का एक क्वेश्चन और फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन डिस्कस करेंगे जी अनीता। मैम मैंने ये पूछना था, अभी हमारे पास 22 डेज रह गए हैं ना, तो आप हमें बताएं कि अब लास्ट डेज में हमें क्या क्या चीजें रिवाइज करनी चाहिए, क्या करना चाहिए इन चीजों को।
डोंट सिट एट होम, घर तो बैठ नहीं सकते। जैसे मैंने कहा कम से कम 30 प्रोलैप्स के पेशेंट पे टाइम रख के अपना एग्जामिनेशन करो, ताकि पेशेंट की पोजीशन क्या बनानी है, पेशेंट को स्टार्ट कैसे, देखो नॉर्मल पेशेंट्स में इंस्पेक्शन, first speculum examination by manual we do in every patient in the ward and in OPD. Prolapse के patient में probably because OPD में इतना जल्दी जल्दी हम कर रहे होते हैं, we don't do it in that way कि हम उसको सिम्स बनाएं फिर डॉर्सल करें फिर ये हालांकि करना चाहिए ताकि आपको एंड तक इसकी ही प्रैक्टिस हो जाए। और फिर प्रोलैप्स के इतने पेशेंट्स भी नहीं होते कि हम उस पे इतना हैंड्स ऑन हो जाए। लेकिन एग्जाम के लिए बिकॉज ये इतनी छोटी छोटी चीजें हैं, यू कैन नॉट मिस एनीथिंग। आप घर तो बैठ ही नहीं सकते, 22 दिनों में आप घर नहीं बैठ सकते। आपने सुबह जाना है, शाम को घर आना है। आपने प्रोलैप्स के पेशेंट्स पे एग्जामिन करना है, आपने ग्रुप बना के बैठना है, आपने टाइम रख के एग्जामिन करना है अपने और फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में। केस सिनेरियोस घर से लिख कर जाओ, पहले से रात को लिखे हो या सुबह जल्दी उठ कर लिखे हो, और वहां जाके ये टाइम रख लो कि ये बंदा आज प्रेजेंट कर रहा है, ये लोग इसके एग्जामिनर्स हैं। 5-4 केसेस या 4 स्टेशन भी डेली के डिस्कस कर लोगे ना, तो आप देखना जब एग्जाम में आएगा ऐसे लगेगा कि एग्जामिनर वही बातें कर रहे हैं जो आपके फ्रेंड्स बातें कर रहे थे, और वही स्टेटमेंट्स वही बातें इतनी अच्छे तरीके से आपसे निकलेंगे। बिकॉज यू हैव टू स्पीक आउट, यू हैव टू कीप ऑन टॉकिंग। अगर आप बोलते रहोगे वहां जाके इतनी अच्छा प्रेजेंट करोगे, इतना अच्छा बोलोगे कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस के स्टेशन याद करके रखो, सिनेरियोस बनाओ हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ, इस एज की पेशेंट, डिफरेंट एज ग्रुप्स की पेशेंट, ये पेशेंट ट्रीटमेंट के बाद, ये ट्रीटमेंट से पहले, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग विद दिस कॉज और नॉट नो कॉज। उसमें इतनी लंबी डिस्कशंस हैं, और उसका टाइम रख के और स्पेशली जब एक कैंडिडेट होगा और 4 उसके एग्जामिनर सामने बन के आप लोग बैठोगे, तो आई डोंट थिंक यू विल लीव एनीथिंग इन दैट टॉपिक। तो आप उस तरीके से प्रैक्टिस करो, और 20 दिन बहुत है। इस तरह से करके जब आप एग्जाम में जाके बैठोगे तो जितने भी स्टेशन होंगे यू विल परफॉर्म सो वेल। क्योंकि थ्योरी करने का टाइम, घर बैठ के काम करने का टाइम जो है ना वो खत्म हो चुका है। अब 20 दिन है, इसमें जितना ये करो बेहतर है। और एक छोटी सी टिप कि बेशक सुबह जाने से पहले एक दफा क्विकली रिवाइज कर जाओ मेन मेन टॉपिक्स के हिस्ट्री एग्जामिनेशन, ताकि वहां जाके इस चीज पे टाइम ना वेस्ट हो कि हुएवर इज प्रेजेंटिंग should not talk about or do very basic mistakes, ताकि सारे लोगों का टाइम ना वेस्ट हो। तो वो तैयार होके जाए कि ये है, तो देखना ये लूज हो वेल, ठीक है। सो इस मैम तरीके रिकॉल से आप करो। रिकॉल्स भी अच्छे से करें, जो रिकॉल्स आए हुए हैं, जैसे हमारे वो तो एक्सटेंडेड आप लोगों टॉक्स हैं ने लिस्टें बनाई होंगी, उसमें से हो जी सकता है एक तो वो भी दोबारा से आ जाएंगे, उसी सिनेरियो को चेंज करके थोड़ा सा आ जाता है, टॉपिक्स तो वही होते हैं। तो जी यस, मैम। रिकॉल्स कर लो, बट ग्रुप बनाओ। 2 लोगों का भी ठीक है, लेकिन जितने ज्यादा लोगों का होगा उतना ज्यादा एस्पेक्ट कवर होगा उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो जी मैम। वो आप लोगों के लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। तो अब 20 दिनों में तो इस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। एक थैंक यू छोटी सी मैम। चीज मैं ऐड करूंगी उससे रिलेटेड, क्या उसे कहते हैं, एग्जामिनेशन जो मैं भी बता रही थी। अच्छा, ये बड़ी टेंशन होती है, कुछ कैंडिडेट्स मुझे कहते हैं, अव्वल तो देखो अगर आपके 13 स्टेशन का सर्किट है, जितने भी स्टेशन का सर्किट है, एंड यू से देयर इज वन पेशेंट सिटिंग एंड शी इज फेड अप एंड गेटिंग हरसेल्फ एग्जामिन्ड अगेन अगेन। अगर प्रोलैप्स का है तो उसमें उन्होंने 2-3-4 पेशेंट्स तैयार किए होते हैं, दे चेंज द पेशेंट इन बिटवीन द सर्किट, डेफिनेटली यस, ठीक है। एक पेशेंट को तो नहीं 15 दफा एग्जामिन करा देंगे। सो वो चेंज हो जाता है। दूसरा ये कि एट टाइम्स बिकॉज ऑफ एग्जामिनेशन या पेशेंट की कई दफा ड्रेसिंग्स चल रही होती हैं वार्ड में, पेशेंट का प्रोलैप्स अंदर होता है, वो पेशेंट का उस वक्त बाहर नहीं आता, इट्स डिफिकल्ट टू चेक फॉर द डिग्री ऑफ प्रोलैप्स, उसमें भी परेशान नहीं होना। अव्वल तो प्रोलैप्स बाहर आना चाहिए। हाउ कैन यू एग्जामिन एंड हाउ कैन यू हैव डिस्कशन विद द एग्जामिनर विदाउट एग्जामिनिंग योर पेशेंट। उसमें ये होता है कि फिर आप पेशेंट को लेफ्ट लैटरल लेटाते हो। इसलिए मैंने कहा कि बेहतर एग्जामिनेशन इज टू स्टार्ट विद द सिम्स पोजीशन, क्योंकि उसमें आपका पेशेंट जब लेफ्ट लैटरल लेटा होता है और प्रोलैप्स अंदर ही होता है, तो आप जेंटली सिम स्पेकुलम डाल के नेकलम से आराम से, उससे पहले ऑफ कोर्स आपने उससे ग्रेपो बनाई होती है, आपने उसे बताया होता है कि मैं आपको एग्जामिन करने लगी हूँ, और जब उसको टेनेकुलम से पकड़ने लगोगे तो आप हल्का सा उसे बताओगे कि पिंच सी होगी, और फिर उसको पहले उसको बाहर निकाल लोगे प्रोलैप्स को, एंड देन यू स्टार्ट ऑफ विद इंस्पेक्शन एंड देन पल्पेशन एंड एवरीथिंग, राइट। तो अगर प्रोलैप्स पहले से बाहर नहीं है तो यू हैव टू ब्रिंग इट आउट लाइक दिस। बहुत ज्यादा उसको स्क्वेटिंग कराना है, बहुत ज्यादा उसे कफ कराने का फायदा कोई नहीं। तो बिकॉज टेनेकुलम इज नॉट वेरी वेरी पेनफुल, हम कॉपर टी भी रखते हैं ओपीडीज में विद टेनेकुलम, तो आप आराम से उसको निकाल के फिर स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। गुड। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इन्वेस्टिगेशंस। जैनब, क्या इन्वेस्टिगेशंस होंगी इस पेशेंट की?
Yes, madam. In investigation, I will look for the baseline health profile. Complete जी बोलते जाओ। जी जैनब। account, hemoglobin in gram per deciliter, platelet total and hello. जैनब आपका ना कट रही है आवाज। अभी मैडम दोबारा ठीक आ रही पूछ है? ले जल्दी से। हाँ बेहतर है मैडम जी। हाँ जी जैनब क्विकली। मैडम कंप्लीट डिपेक्ट अकाउंट, हेमोग्लोबिन, मेडिसिन, यूरिन। जी 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 मैडम। हेलो हाँ लास्ट चांस है, फिर वरना किसी और से पूछ लेते हैं। आपके सिग्नल्स का प्रॉब्लम हो रहा है। जी जैनब इन्वेस्टिगेशंस। मैम, कंप्लीट डिपेक्ट अकाउंट, हेमोग्लोबिन ग्राम पर डेसिलीटर, प्लेटलेट, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट and blood group with RH factor, any positive finding. And madam, medicine urine to look for protein first and the sugars, and HB surface antigen, anti-HIV, anti-HCV, and 2 are postprandial level, sugar level. And madam, and the specific investigation, madam अगर कोई positive finding है भले आप बता दें तो मैं specific के लिए जाऊँ। HB11 है कोई, और यूरिन में 8 to 10 पस सेल्स हैं। और क्या आपने बताया? मैडम blood group with RH और factor क्या and मांगा है? बेसलाइन है जी वो, मैडम, ठीक है, बी पॉजिटिव। और 2 are postprandial level, sugar वायरल level। मार्कर्स नेगेटिव है, जी मैडम। 92। Okay madam, and urine culture as the pus cells are present. नॉट अवेलेबल येट। Okay, madam. Then I will go for the ultrasound pelvis to look for the uterine size, endometrial thickness, any mass inside the uterus, and outside any adnexal mass. ठीक है। और And madam, abdomen ultrasound to look for the and KUB, madam, ultrasound KUB to look for the एब्डोमिनल renal. या केयूबी? Madam, KUB to know about the ठीक renal है। status. ऑल राइट। And madam, for further workup, is patient is 60 years ECG and chest with chest X-ray, LFTs, RFTs. ठीक है, गुड। Yes, madam. And What मैम else? पॉजिटिव फाइंडिंग, आप एग्जामिनेशन की कोई पॉजिटिव फाइंडिंग बताएं तो उस हिसाब से मैनेज। ठीक है। सो दो तीन चीजें आपने केयूबी कहा। केयूबी किस प्रोलैप्स में कराओगे और किस में नहीं कराओगे? मैडम जब थर्ड फोर्थ हो, मतलब एडवांस है तो उसमें रीनल हाइड्रोनेफ्रोसिस और उसके चांस होते हैं तो सेकेंड डिग्री एंड किंकिंग। अबव में यस मैडम। रीनल से ज्यादा हाइड्रोनेफ्रोसिस की बात करो ना, ठीक है? तो जी मैम। स्टेटस ऑफ किडनी यूरेटर एंड यूरेटर। ब्लैडर, ठीक है, यूं बोलोगे। जी मैम। नॉट ओनली फॉर किडनी। और एब्डोमिनल स्कैन का ब्लंडर नहीं करना। अच्छा, उसके अलावा विल यू आस्क फॉर सिस्टोमेट्री, सब्ट्रैक्टेड सिस्टोमेट्री? नो नो मैडम। किस में कराएंगे? मैडम वो उसमें जब आपका मतलब कोई पॉजिटिव फाइंडिंग इस यूरिनरी की दे देती तो फिर। पेशेंट हैज कंप्लेंट ऑफ स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। यस मैम, मगर जब हमें जो है वो ओवर एक्टिव ब्लैडर के कोई सिम्टम्स होते हैं या फिर मिक्स्ड होते हैं तो सबसे प्रीडोमिनेंटली। ठीक है। देखो, दो बातें इसकी वैसे बड़ी क्लैरिटी से लिखा भी हुआ है इसके अंदर, गाइडलाइन के अंदर, मेरा ख्याल है NHS ये जो नाइसल, उसके अंदर एक दफा चेक भी कर लेना। आई थिंक इफ द स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस इज डेमोन्स्ट्रेबल एंड देयर इज नो मिक्स सिम्टम्स, देन यू डोंट नीड टू गेट द सिस्टोमेट्री डन। हाउएवर अगर मिक्स सिम्टम्स हैं या मेरा ये ख्याल है, ये जब चीज एक चेक कर लेना, मेरा ख्याल है सिस्टोमेट्री आप कराओगे हर उस पेशेंट में जो कि आपको यूरिनरी कंप्लेंट्स कर रही है। जैसे कि पेशेंट ने स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की भी कंप्लेंट की है तो सिस्टोमेट्री आप कराओगे, बिकॉज यू नीड टू रूल आउट एग्जैक्टली कि इसको मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस तो नहीं है साथ में। बिकॉज नॉर्मली वॉट एवर ट्रीटमेंट यू आर गिविंग टू द पेशेंट फॉर इनकॉन्टिनेंस, अगर आप सर्जिकल ट्रीटमेंट कर रहे हो तो उसमें अर्ज के सिम्टम्स बढ़ जाएंगे। सो यू नीड टू नो बिफोर द सर्जरी कि उसको सिम्टम्स एग्जैक्टली हैं क्या। अगर पेशेंट हैज नो यूरिनरी कंप्लेंट फिर सिस्टोमेट्री नहीं कराओगे। जी अनिला? ओके मैम।
मैम ये गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि अगर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है विद प्रीडोमिनेंट अर्ज इनकॉन्टिनेंस तो फिर या फिर एपिकल प्रोलैप्स है, मतलब साथ में सिस्टोसील है विद यूवी प्रोलैप्स। लेकिन ओके, मैडम हम कराते वैसे और तीसरी बात थी कि अगर उसकी रिपीट सर्जरी हो रही है ना रिपीट पहले। सर्जरी, ये इंडिकेशंस प्रॉपर लिखी हुई है सिस्टोमेट्री किस में कराना है, बिल्कुल। लेकिन मैडम हम लोग कराते तो नहीं है, ये फिर हमें एग्जामिनर को बोलनी चाहिए मैं क्योंकि बताती हूँ, पहले सलमा की बात सुन लेते हैं, फिर आपको बताती हूँ। जी सलमा। अच्छा मैडम, ये कल मैंने ना टॉग आर्टिकल में देखा था, तो उसमें लिखा हुआ था कि अगर पेशेंट की हिस्ट्री और एग्जामिनेशन पे आपको एग्जैक्ट फाइंडिंग मिल जाती है कि ही इज स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंसी, देन नो नीड टू गो फॉर द फर्दर ठीक है, यूरोडायनेमिक। आई थिंक ये मैंने लिखा भी ये हुआ है। बात पढ़ी है, इसलिए आई गॉट जी लिटिल मैडम। कंफ्यूज, क्योंकि गाइडलाइन। यस मैडम। लेकिन टॉग ज्यादा लेटेस्ट चीज है। जी और मैडम, तो उसमें आई थिंक दिस इज वेरी, क्लियर ये लिखा बहुत हुआ है। एक्सेप्टेबल बात है, क्योंकि अगर आपने जी मैडम। डेमोन्स्ट्रेट ही कर दिया, यानी कि उसे ब्लैडर फुल कराया, आपने उसे कफ कराई, एंड यू आर सीइंग यूरिन कमिंग आउट ऑफ यूरेथ्रा आफ्टर कफ, व्हिच मींस शी इज हैविंग स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, तो ठीक है, ये बिल्कुल लॉजिकल बात लगती है कि फिर सिस्टोमेट्री ना कराओ। बट अगेन अर्ज को आप डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते, अगर उसे नहीं अर्ज कर सकते। सिम्टम्स हैं, जैसे कि नीला ने कहा कि शी हैज स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस सुपर इम्पोज्ड विद अर्ज इनकॉन्टिनेंस, देन यू गेट द जी। सिस्टोमेट्री डन. If she has got mixed symptoms, then you get the cystometry done. She's going for repeated surgery with urinary symptoms, you'll get the cystometry done. यस मैडम, However, इट वाज if you are, एक्सेसिव और अगर स्ट्रेस सौ यूरिनरी फीसद इनकॉन्टिनेंसी। अगर आप 100% डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस ही है, तो फिर ना करें। एक क्वेश्चन है नीला का, ये है कि क्या हम एग्जाम में बोलेंगे या नहीं, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग इट इन रूटीन। आप बोलोगे जिसमें इंडिकेटेड है, जैसे कि सलमा ने टॉक आर्टिकल और नीला ने हमें गाइडलाइन के मुताबिक बताया, तो आपने बोलना है कि उसमें आप सिस्टोमेट्री कराओगे। सिस्टोमेट्री इज नॉट कोई अनहोनी या आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज नहीं है, ये होती है। आपके शहर में भी किसी एक या दो टर्शरी केयर हॉस्पिटल में इसकी फैसिलिटी अवेलेबल होगी, है, प्राइवेट में तो होती है। Urologists are doing it. You'll take your patient there, you'll get the cystometry done in front of you, or you refer patient for the cystometry, patient comes back to you and treat accordingly. So yes, urogyne is a very important field. Cystometry इसका बहुत important part है। आप सिर्फ हवा में नहीं patient treat कर लोगे, so जिसमें indicated है उसमें आपको बोलना है, ठीक है। सो ये मैं इसलिए डिस्कस इन्वेस्टिगेशन में करना चाह रही थी कि आपको एग्जैक्टली पता हो कि किसमें आपने क्या कराना है। चलो गुड। सो जैनब, मैंने आपको इन्वेस्टिगेशंस दे दी हैं, अब आप क्विकली इसकी मैनेजमेंट भी बता दो हमें। मैडम डिग्री ऑफ प्रोलैप्स क्या थी? सेकेंड डिग्री। हाँ, नहीं सेकेंड डिग्री है। Yes, ma'am. जी मैडम। Yes, madam. After completing this investigation, then I will empathetically counsel my patient regarding the diagnosis that she is having the urinary complaint and something which is due to second degree uterovaginal prolapse along with the urinary tract symptoms. So I will discuss the treatment option. I will tell my patient about the lifestyle modification, and I will first treat the UTI, and for this management, I will discuss the different treatment options in the form of non-surgical and the surgical. Non-surgical in the form of the pessary, and in the definitive in the form of vaginal hysterectomy along with the interior repair. So after taking anesthesia fitness and after pre-op investigation, then I will prepare my patient for the management that has been discussed. And I will discuss the treatment option, its complication, cost, hospital stay, and details about the procedure. And yes, madam. ठीक है, कोई And और I will बोलेगा मैनेजमेंट? कोई और मैनेजमेंट बोल, कोई और ट्राई करे। जी नीला। Madam, after discussing the diagnosis with the patient, I will tell her the different option of the treatment. And first of all, lifestyle modification. I will tell her about lifestyle modification like weight loss and Kegel exercise. And that if I will tell her the option of the pessary, and as the patient is 60 years of age, and also tell her that definitive management option like vaginal hysterectomy. And I will discuss the pros and cons of the both option with the patient. The pros of the the benefit of the pessary that there's no need to of surgery, and
there is no need of benefit of the pessary is that surgery can be avoided. And but its risks are that it can be it has to be replaced after every 3 months, and it is done by the professional doctor. And these are it risks. And then there are the chances of the ulcers with it. And then I will tell her about the vaginal hysterectomy. That vaginal hysterectomy benefit are that it is effective 100% effective treatment, and it is definitive treatment. But for that patient has severe as well as surgical complication like ureter injury and bladder injury and the gut injury during the surgery. But the definitive treatment is vaginal hysterectomy, and I will tell the option of the vaginal hysterectomy to the patient. And the rest of the management depend upon the patient wishes. Very If good. she wants to go ओके with the फाइन, ठीक है। सलमा ने क्या कहना है? मैं भी आपसे डिस्कस करती हूँ, जी मैडम, सबके ये मेरा feedback एक बताती छोटा सा हूँ। जी सवाल है कि ये पेशेंट अब 60 ईयर की आपने बताई है, 63 ईयर, तो क्या हम जब मैनेजमेंट बताएंगे एग्जामिनर को तो हमने ये ऑप्शन शुरू से एबीसी से शुरू करने हैं, या हमने बताएंगे कि मैडम ऑप्शन ये है लेकिन दिस एज, क्योंकि वो इसके लिगामेंट में इतनी लेग्जिटी तो होती नहीं है कि वो उस चीज पे रिटर्न हो सके, बिकॉज इन दिस एज अप टू रीच, तो क्या हम ऑप्शन बता के उसे फिर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट पे लैंड करेंगे, या हमने ऐसे ही एबीसी से जाना है मैडम? मैं यही बताने लगी हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो जैनब का भी और चलो नीला का भी। देखो, यू स्टार्टेड वेल, बट अगेन जब भी गायनी में बात आएगी एंड यू टेलिंग द डायग्नोसिस, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बोल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इस पेशेंट में आप कहोगे कि हर सिम्टम्स एंड द mass that is coming out of vagina is actually the uterovaginal prolapse. I will explain to the patient it is a treatable condition and a benign condition. ठीक है? All her symptoms seem to be related to this. और क्या सिम्टम्स है? द मैस इटसेल्फ, यूरिनरी सिम्टम्स एज वेल एज, अब आपने नोट नहीं किया, किसी ने बात ही नहीं की, यूरिन के अंदर मैंने 8 to 10 पसल्स गए थे। तो जाहिरी बात है वो पसल्स भी उसके प्रोलैप्स की वजह से है, बिकॉज द ब्लैडर इज नेवर एम्प्टी। ठीक है ना? जब 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 वो नेक ऑफ ब्लैडर नीचे आ गई है और वो पेशेंट यूरिन ब्लैडर कर रहा है, यूरिन ब्लैडर एम्प्टी कर रहा है, तो रेजिडुअल यूरिन इतना ज्यादा अंदर रह जाता है, कंप्लीटली एम्प्टी नहीं होता। और रेजिडुअल यूरिन इटसेल्फ इज अ मीडियम फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जिसकी वजह से इस तरह के पेशेंट को हर वक्त यूटीआई रहेगा। ठीक है? हर वक्त यूटीआई रहेगा। आप उसको एंटीबायोटिक्स देते रहोगे, वो ट्रीट नहीं होगा जब तक कि प्रोलैप्स ठीक नहीं होगा, जब तक कि वो वापस अपनी जगह पे नहीं जाएगा। दैट यूटीआई कैन नॉट बी ट्रीटेड। सो यू कैन नॉट मिस एनीथिंग, क्योंकि वही बात है, एग्जाम में आपके हर कॉन्सेप्ट को देखा जा रहा है। यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स इज वन टॉपिक जिसके अंदर आपका एनाटॉमी का कॉन्सेप्ट बहुत जब तक क्लियर नहीं होगा, आप एग्जाम में, इसीलिए कहते हैं ना, यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स में पास होना या उसकी मैनेजमेंट को में सेटिस्फाई करना एग्जामिनर को मुश्किल होता है, क्योंकि कैंडिडेट्स ये छोटी छोटी बातें नोट नहीं कर रहे होते, और इसमें इसी के पीछे सारा कॉन्सेप्ट होता है, और एग्जामिनर को समझ में आ जाता है कि ये क्या है। इट्स नॉट ओनली अबाउट डिस्कसिंग द मैनेजमेंट व्हाट यू विल गिव, वी ऑल नो कि या तो पेसरी रख दोगे या सर्जिकल ट्रीटमेंट कर दोगे, इसमें और करना क्या है। ठीक है? उसको भी डिस्कस करने का तरीका है, लेकिन इसमें अपने कॉन्सेप्ट तो दिखाओ ना एग्जामिनर को कि यू नो के इसके पीछे लॉजिक क्या है। ठीक है? सो आपने उस चीज को एलाबोरेट करना है, आपने पेशेंट को बताना है कि आपको यूटीआई इसलिए है, कोई फायदा नहीं है, मैं एंटीबायोटिक पे तो आपको रखूंगी एम्पेरिकली, बट इट कैन नॉट बी ट्रीटेड अनलेस योर प्रोलैप्स नॉट इनसाइड। सो जब हम ड्रेसिंग्स करते हैं पेशेंट की, फॉर एग्जांपल, इट्स नॉट ओनली डन फॉर डिक्यूबिटस अल्सर, इट्स आल्सो टू ट्रीट यूटीआई। जब तक वो ड्रेसिंग से वापस नहीं जाएगा प्रोलैप्स, तब तक उसका यूरिन यूटीआई ठीक नहीं होगा। ठीक है? तो ये इस वजह से। दूसरी चीज करना क्या है? सो आफ्टर काउंसलिंग, आफ्टर you have told her about the UTI, you have started the empirical antibiotics, उसका health profile is all right, she's not diabetic, hypertensive, HP is okay, etc etc. You will discuss with her। एक तो ये कि कितनी दफा वो हॉस्पिटल आ सकती है, उसका फॉलो अप कैसा हो सकता है, इफ शी कैन कम बैक टू द हॉस्पिटल फॉर द फॉलो अप, ऑफ कोर्स नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट इज अ बेटर ट्रीटमेंट, पैसरी इज अ बेटर ट्रीटमेंट। पैसरी के बारे में आपको हर चीज पता होनी चाहिए कि पैसरी रखेंगे, किस तरह रखेंगे, साइज कैसे पता चलेगा, उसको आप रखने के बाद चेंज करना है, उसके अर्ली और लेट कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, सो यू कैन टेल द पेशेंट एग्जैक्टली। पैसरी के बाद, if she cannot come back to the hospital, patient wants ultimate treatment, then obviously vaginal hysterectomy with anti-posterior repair is the ultimate treatment, और failed pessary की treatment भी surgical है।
बट ऑफ कोर्स नॉन सच, बेशक वो 63 की है या वो 82 की है या वो 50 इयर्स की है या वो 30 इयर्स की है, शी इज हियर फॉर द प्रोलैप्स. पेसरी इज अ वेरी इजी एंड विद मिनिमल कॉम्प्लिकेशंस, तो व्हाई नॉट ऑफर हर बेटर थिंग? So pessary is number one. If she refuses for pessary, or if she's already there with the failed pessary thing, then you offer her the major surgery. अनिला जी, क्या क्वेश्चन है आपका? जी अनिला का क्वेश्चन. अनिला ने हाथ खड़ा किया भाई. ठीक है, सो इस तरीके से. ठीक है ज़ैनब एंड सलमा, यस मैम, थैंक यू सो मच, क्लियर. क्लियर हो गया ना? जी मैम. वी ऑल नो अबाउट वीएच. पैसरी के बारे में कौन बताएगा? पहले सदफ का क्वेश्चन. जी सदफ. मैडम अस्सलाम वालेकुम. मैडम मैं ये कह रही हूँ कि आपने बताया कि रिंग पेस्ट्री बताना है, लेकिन मैडम जिस तरह मेरे भी एग्जाम में ये स्टेशन आया था, तो उसमें तो स्टेज वो 4 डिग्री यूवी प्रोलैप्स था ना, उन्होंने पिक्चर दिखाई थी. तो मैडम उसके अंदर तो अल्सर्स भी बने हुए थे और सारा कुछ था ना, तो पहले मैंने देखो रिंग ठीक है, पेस्ट्री से की. देखो बात यह है कि कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि रिंग पेसरी प्रोसिटेंशिया में या मेजर डिग्री में नहीं है. बट ऑफ कोर्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिटेन प्रेसिडेंशिया विद रिंग पेसरी. इसमें फेलियर रेट बहुत हाई है. तो आप ऑफर कर सकते हो. फेलियर का देखो, पेसरी रखने का तरीका क्या है, इफ आई टेल यू क्विकली, क्योंकि क्लास का टाइम खत्म हो गया, इसलिए मैं आप लोगों से सब सवाल नहीं करूंगी, खुद ही जवाब बताती जाती हूँ. पेसरी जो है ना, उसके डायमीटर्स क्विक थोड़े से आपको एवरेज डायमीटर्स पता होने चाहिए. 65, 68, 71, 75 इंचेस. ठीक है, इस तरह का आप पेसरी होता है सेंटीमीटर. एक्सक्यूज मी. मोस्टली एवरेज साइज 68 और 71 है जो पूरा आ जाता है. लेस पैरस पेशेंट और नली पैरस और पैरा 1 पैरा 2 के अंदर 68 आ जाता है. बहुत मल्टी पैरस हो से 71, 75 इज रियरली नीडेड, राइट? सो 68 और 71 में आपका काम हो जाता है. हर एक की अपनी मेजरमेंट है. कोई कहते हैं इतने फॉरनेक्स से इतने फॉरनेक्स तक, ओके फाइन, आप पीवी करते हो, गेट एन आइडिया. नॉर्मली आप पेशेंट से 2 पेस्ट्रीज मंगवा लेते हो, बहुत सस्ती पेस्ट्रीज आती हैं, तो वो 2 पेस्ट्रीज मंगवा लेते हैं. देन यू ट्राई सिलिकॉन पेस्ट्री होती है, कई दफा रबर पेस्ट्री स्टेरलाइज भी आ जाती हैं, आप उससे साइज कंफर्म कर लेते हैं, देन यू पुट इन द ओरिजिनल सिलिकॉन अकॉर्डिंग टू द साइज. रखते कैसे हैं उसको, जाहिर है कई दूसरा जेल लगा के, वैसे ही उसको भी रख देते हैं एंटीरियर वॉल के लॉन्ग ले जाके. जब पीछे जाके आप छोड़ते हो तो वो खुद ही फिक्सन हो जाती है और सर्विक्स उसके बीच में आ जाता है, और वो बड़ा अच्छा सपोर्ट देता है टू द यूट्रस एज वेल एज एन इंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल्स. नॉर्मली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पुट इट इन प्रेसिडेंशिया, और लेकिन कहीं लिखा नहीं हुआ कि इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन दैट. उसके बाद इसकी अर्ली और लेट कॉम्प्लिकेशंस होती हैं. सबसे पहली बात तो यही होती है कि जिसको सूट ही ना करे, रखने के बाद आप पेशेंट से कहते हो पानी पियो, थोड़ा वॉक अराउंड करो, जाके यूरिन करो. अगर तो वो यूरिन के साथ ही निकल आए तो इट मीन्स एक्सपेल हो गया, या उसे यूरिनरी रिटेंशन हो जाए तो इसका मतलब बहुत बड़ा साइज है. सो वहीं पता चल जाता है. थोड़ी सी लेट कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है, शी डजंट कम बैक टू यू आफ्टर 6 मंथ्स, तो फिर आप तो वो पड़ी रह जाती है, फाइब्रोसिस हो जाता है. कई सालों बाद वो फाइब्रोसिस और इन्फेक्शन हो के खुदा न खास्ता फिस्टुला भी बना सकता है. सो शी बेटर गेट इट चेंज आफ्टर 6 मंथ्स. चेंज करने के लिए क्या करना है, आप निकाल के नहीं भी रख सकते हो, निकाल के उसको धो के भी रख सकते हो, राइट? सो इट्स लाइक दैट. उसके बाद जो है आई थिंक दैट इज इट. इसके अलावा पेसरी के बारे में और कुछ पता होने की जरूरत नहीं है. सर्जिकल ट्रीटमेंट, शी इज एन ओल्ड लेडी, ओल्ड तो नहीं, मतलब शी 63, तो yes she should be treated. If you are giving her an ultimate final treatment, तो आप उसको vaginal hysterectomy with anterior posterior repair किए. we all know all steps of vaginal hysterectomy. कोई कई कई जगहों पे 10 steps लिखे, उसको फटाफट टिक टिक करके बोल दो, वो करो. और anterior posterior repair का पता होना चाहिए. she's got stress incontinence also, there is no harm in talking about the Kelly suture here, तो वो भी कर दो. और अगर वो यंग पेशेंट होती तो आप उसकी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते. कंजर्वेटिव के अंदर आप उसको सेक्ट्रोएस्ट्रोपेक्सी भी कर सकते हो. ठीक है. अच्छा, जी विजया का क्वेश्चन. 2 लास्ट क्वेश्चन अपने क्लास खत्म. जी मैं ये पूछना चाह रही थी कि यूरिथ्रोसील को हम सिस्टोसील, इन दोनों को कैसे एग्जामिन करेंगे? मतलब सिस्टोसील तो हमें पता लग गया, यूरिथ्रोसील को हम यूरिथ्रोसील कैसे कुछ नहीं है. Why are you talking, or have you ever heard of, have you ever seen? यूरिथ्रोसील कुछ नहीं होती. मेनोपॉजल लेडीज में सिवियर एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी से यूरेथ्रल एक्टोपी हो जाती है. ठीक है, यानी यूरेथ्रल म्यूकोजा बाहर को आ जाता है, जो बार बार यूटीआई, थोड़ा थोड़ा हिमाचूरिया या बहुत बर्निंग मैक्चुरेशन करता है. उसकी ट्रीटमेंट कॉट्री ऑफ दैट यूरेथ्रल म्यूकोजा है, जो कि यूरेथ्रा से थोड़ा सा एक बाहर आकर वजाइना में आया होता है. देयर इज नथिंग लाइक यूरेथ्रोसील. सिस्टोसील होती है.
अपनी पाँव पे खुद कुल्हाड़ा नहीं मारना ऐसी टर्म्स बोल के। ठीक है मैम, सिद्रा का थैंक यू। क्वेश्चन, नूर का क्वेश्चन और फिर सदफ का। जी सिद्रा, ये 3 लास्ट क्वेश्चंस। 63 ईयर ओल्ड इसके डेफिनेटिव ट्रीटमेंट वीएस प्लस ये भी करेंगे हम या क्या जस्ट कौन सा बोला? मैडम 63 इयर्स ओल्ड है तो इसकी डेफिनेटिव सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या बनेगी नहीं, वीएस मैंने कहा पहले पेसरी। उसके बाद मैडम डेफिनेटिव ट्रीटमेंट के अंदर VH एंड एंटीरियर पोस्टीरियर रिपेयर। Of course, it और all मैडम depends on circumstances. If she can come back, she can understand pessary, तो फिर pessary नहीं, तो फिर VH anterior posterior repair। जी सिद्रा, मैडम स्ट्रेस इंकॉन्टिनेंस के लिए फिर क्या ऐड करेंगे स्ट्रेस मैंने कहा इंकॉन्टिनेंस कैलीज एंटीरियर रिपेयर के साथ कैलीज। जी थैंक यू हाजरा, हाजरा, नूर, सदफ, जिसने क्वेश्चन करना है क्विकली कर ले। तो मैडम वालेकुम, हाँ जी। हाँ मैडम मुझे ये पूछना था कि अगर कोई प्रेगनेंसी में प्रोलेप्स के साथ आए तो हम उसे ड्यूरिंग इग्नोर, प्रेगनेंसी जा सकते अभी हैं? कुछ नहीं करना, इग्नोर, कुछ नहीं होगा, ठीक है। पेसरी भी मैम ऑफर नहीं करेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? नहीं, विद प्रेगनेंसी पैसरी रखना बहुत मुश्किल काम है। ऊपर बेबी पड़ा हुआ है, आप उसको पैसरी से मैनिपुलेट कर करके प्रीटर्म या उसकी लीकिंग या उसको कुछ और कर दोगे, कुछ नहीं होगा प्रोलैप्स से प्रेगनेंसी को, ठीक है। ओके यू ट्रीट आफ्टरवर्ड्स। जी नेक्स्ट हाजरा, सलाम, हाँ जी। मेरे को पूछना है कि अगर स्ट्रेस इंकॉन्टिनेंस के साथ में सॉरी हाजरा, अपना आवाज ठीक कर लो फिर क्वेश्चन लेते हैं। सदफ का क्वेश्चन। मैडम मैं ये पूछ रही थी कि अगर सिर्फ सिस्टोसील हो तो क्या वीएच के साथ एंटीरियर पोस्टीरियर रिपेयर दोनों करने हैं, या फिर अगर सिस्टोसील ना भी हो तो भी एंटीरियर पोस्टीरियर रिपेयर बोलना है या नहीं बोलना? याद रखना, अगर यूट्राइन प्रोलैप्स है, ये तो बता चुकी ना, वो जो टेंट वाली एग्जांपल थी, अगर यूट्राइन प्रोलैप्स है तो सिस्टोसील भी होगी और रेक्टोसील भी होगी। नहीं भी नजर आ रही तो बोल दो देयर इज इतने डिग्री, सेकंड डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स विद माइल्ड सिस्टोसील एंड माइल्ड रेक्टोसील, होगी ही होगी, ठीक है। नहीं समझ आ रहा बोल देने, और एंटीरियर पोस्टीरियर पेयर करना है अगर यूट्राइन प्रोलैप्स है, और ठीक मैडम है। ये जो मैकेल्डोप्लास्टी और ये जो वो सूचर्स तो बोलते हैं, वो तो आप वॉल प्रोलैप्स को बचाने के लिए करते हो जी ना, वो बोल रहे कॉल हैं कर ना दो साथ। प्लास्टी, यस। जी बस ये जी हाजरा, आवाज अगर आपकी ठीक होगी, जी बताएं, आपकी जी आवाज मैडम, नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम गुड, मैडम। ये पूछना है कि हेलो जी जी बोले। मैडम, ये पूछना है कि मैडम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है और अगर 63 इयर्स एज है, हमारी किताबों में तो टीवीटी लिखा हुआ है, केलीज का तो हमने सुना नहीं है, तो टीवीटी मैडम इज इसके गुड। बारे में बताएं। अगर और अगर आप टीवीटी सिर्फ स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में, टीवीटी इज गुड, बट इफ यू आर यूइंग यूट्राइन प्रोलैप्स की सर्जरी तो एंटीरियर पेयर विद केली स्विच एंड पोस्टीरियर पेयर इज गुड, बहुत लेकिन अगर आप बहुत वेट पर्टिकुलर हो फॉर द स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस तो टीवीटी भी बोल सकते हो, बट एक और टीवीटी रखने की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ सिस्टोसील या स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस को ट्रीट करे तो यस, टीवीटी इज वेरी गुड, बर्श कॉल्पस सस्पेंशन इज इवन बेटर, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट अगर उसकी VH हो ही रही है तो anterior repair with Kelly suture or posterior repair is the easier and a better option, ठीक है। मैडम उसके साथ स्ट्रेस इसका ठीक हो जाएगा, टीवीटी रखने की हो जरूरत जाएगा, नहीं है? नहीं कैली से ठीक हो जाएगा। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम जी। अब सर लास्ट क्वेश्चन फिर क्लास खत्म जी, ठीक है। आई थिंक ओके फाइन। सो आई होप के मैंने क्विकली जल्दी से क्लियर कर दी है काफी चीजें, जो रह गई हम अगली क्लास में कोई रीज कर लेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हम